मेहनत कर सकते हैं, अगर गिर जाते हैं तो उठने का हौसला है और अपने रास्ते पर आप चलते रहते हैं निरंतर, तो कोई भी मंजिल जो है वो नामुमकिन, इम्पॉसिबल नहीं है। पटना साइंस कॉलेज से आपकी पढ़ाई हुई और पटना साइंस कॉलेज से यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? उसी कॉलेज से बहुत सारे लोग नहीं कुछ कर सके, उसी कॉलेज से बहुत सारे लोग बहुत कुछ किए। तो हमारे पास दोनों एग्जाम्पल मौजूद था, तो हमको किस रास्ते पे जाना है। मैं समझता हूँ कि युवाओं में असीम क्षमता है, इनफाइनाइट कैपेबिलिटी है, और मैं समझता हूँ कि आज के युवाओं के पास जो रिसोर्सेस है वो हम लोगों को जो अवेलेबल था उस वक्त उससे कहीं ज़्यादा। हमारा कल्चर एक बड़ा एकोमोडेटिव कंपोजिट कल्चर है, ये इंक्लूसिव कल्चर है। इसने हमें साथ में रहना और जीना सिखाया है, इसने हमें धर्मों का आदर करना सिखाया है, अपना विजन ब्रॉड कर पाए, लोगों के साथ इंसान के नाते जुड़ पाए और अपनी मंजिल की तरफ लगे रहे। तो इंडियन यूथ में जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है और वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी पोजीशन पर भी जाकर ये एक्सेल कर सकते हैं। अभी हमारे साथ मुंबई के कमिश्नर रेलवे के आईपीएस अधिकारी खालिद सर हैं। इनसे हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार के एक छोटे से गांव से उठकर यहां तक कैसे पहुंचे और युवाओं को इनसे क्या सीखना चाहिए। भारत युवाओं का देश है और भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। सबसे पहले सर, सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया, मेहरबानी। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि यूपीएससी जैसे सिविल सर्विस जैसा टफ एग्जाम आपने किस प्रकार से क्वालिफाई किया? मैं समझता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी चैलेंज हो लाइफ में, अगर आप रीज़नेबली इंटेलिजेंट हैं, मेहनत कर सकते हैं, अगर गिर जाते हैं तो उठने का हौसला है और अपने रास्ते पर आप चलते रहते हैं निरंतर, तो कोई भी मंजिल जो है वो नामुमकिन, इम्पॉसिबल नहीं है। सिविल सर्विस भी एक ऐसा गोल था जिसमें बड़ी मेहनत लगती है, मुझे भी करनी पड़ी, आज भी जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सही रास्ते पे, सही डायरेक्शन में और सही गाइडेंस में अगर आप मेहनत करेंगे तो ये इम्पॉसिबल गोल नहीं है। इम्पॉसिबल गोल नहीं है। पटना साइंस कॉलेज से आपकी पढ़ाई हुई और पटना साइंस कॉलेज से यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? मैं समझता हूँ कि दोस्तों का भी रहा, दुश्मनों का भी रहा। दोस्त इसलिए कि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, समझाया, बताया, हौसला दिया। जहाँ कहीं तकलीफ़ हुई, जहाँ कहीं गिर पड़े, जहाँ कहीं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सक्सेस नहीं मिला, वहाँ पे उन्होंने और आगे बढ़ने के लिए कहा और हमेशा मोटिवेट किया। और वो बहुत सारे लोग जो कि हमारे ज़िंदगी में आए, जिनसे कई दुख पहुँचे, तो उनसे ये सीखा क्या नहीं करना चाहिए, क्या अपनी कमज़ोरियाँ थीं। दुख पहुंचा, इस पे मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूं? क्योंकि बिहार में कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति का दिल टूटता है पढ़ाई के दौरान तो वो सीधे यूपीएससी क्रैक करता है, तो उस समय आखिर आपको दुख किसने पहुंचाया था? नहीं, देखिए, स्टूडेंट में एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना होती है और बिहार में तो बहुत ज़्यादा थी, और स्पेशली हम लोग जिस माहौल में थे उसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, तो बहुत कुछ हुआ। फिर साइंस कॉलेज से मैं पटना कॉलेज गया। पटना कॉलेज में ऑलरेडी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आ रहा था जो वहाँ से +2 कर रहा था। हम तो ग्रेजुएशन में गए थे ज्योग्राफी में, मैं टॉप कर गया, तो उसमें भी बहुत सारे लोग दुखी हुए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप ज़िंदगी के सफ़र में निकलते हैं और माँ बाप के जो शेल्टर है उससे अलग हो जाते हैं, आप अपनी शर्तों पे ज़िंदगी गुजारना और बिताना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो ज़िंदगी में आड़े तिरछे ढंग से क्रॉस करते हैं। उसी कॉलेज से बहुत सारे लोग नहीं कुछ कर सके, उसी कॉलेज से बहुत सारे लोग बहुत कुछ किए। तो हमारे पास दोनों एग्जाम्पल मौजूद था, तो हमको किस रास्ते पे जाना है। तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि हम लोग उस रास्ते को चुने जिस रास्ते पे आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएँ, जिस रास्ते पे आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएं। हमारे जीवन में हर एक रास्ता होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है दोनों होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उससे जो है भविष्य बनता है। भारत के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि युवाओं में असीम क्षमता है, इनफाइनाइट कैपेबिलिटी है, और मैं समझता हूँ कि आज के युवाओं के पास जो रिसोर्सेस है वो हम लोगों को जो अवेलेबल था उस वक्त उससे कहीं ज़्यादा है। हमारे टाइम में कोई इंटरनेट नहीं हुआ करता था, हमारे टाइम में लिमिटेड लाइब्रेरीज़ में बुक्स हुआ करती थी, एक्सेस हमारा लिमिटेड था। आज बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्री में बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल है, बहुत मिनिमम रेट में गाइडेंस मिल जाता है। पूरा दुनिया, पूरा ग्लोब जो है वो एक जगह जुड़ सा गया है। तो आज पढ़ाई के असीम संभावनाएँ हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए।
कोई सपना इतना बड़ा नहीं है कि आप उसको हासिल ना कर सकें। यहाँ से लोग नासा में गए, यहाँ से लोग अंतरिक्ष में गए, स्पेस शटल में गए, कहाँ कहाँ भारतीय जो है अभी जाकर नंबर 1 पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ग्लोबल MNCs को अगर आप लेंगे तो आप देखिए कि वहाँ पे कितने लोग जो इंडियन ओरिजिन या इंडिया में जो पैदा हुए और वो आज टॉप पोजीशन तक पहुँचे। तो हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। शर्त ये है कि हम अपना फोकस जो है वो बरकरार रखें, और हमारा कल्चर एक बड़ा एकोमोडेटिव कंपोजिट कल्चर है, ये इंक्लूसिव कल्चर है। इसने हमें साथ में रहना और जीना सिखाया है, इसने हमें धर्मों का आदर करना सिखाया है, इसने हमारे समाज में जो लोगों के अलग अलग रीति रिवाज मान्यताएं उनको साथ लेके चलना सिखाया है। ये बहुत खूबसूरत सा मोज़ेक है जो हमारा कंट्री है। मैं समझता हूँ कि हम अगर इन चीज़ों को अपने जीवन में ला पाए, अपना विजन ब्रॉड कर पाए, लोगों के साथ इंसान के नाते जुड़ पाए और अपनी मंजिल की तरफ लगे रहे, तो इंडियन यूथ में जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, और वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी पोजीशन पे भी जाके ये एक्सेल कर सकते हैं। इंडियन यूथ में जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, और वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके हम अपने काबिलियत का लोहा मनवा सकते हैं, ये सर का कहना है। आज के समय में बहुत सारे जगहों पे यूथ जो है हताश हो जाते हैं जब उन्हें जॉब नहीं मिलता है तो, और आत्महत्या भी करने पे मजबूर हो जाते हैं। वैसे यूथ को आप किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे सर? मैं समझता हूँ कि जो मैं करता था कि मैं जब भी सोने को जाता था तो आंख बंद करके मैं सोचता था कि दिन भर मैंने क्या किया है, और दिन भर जो काम मैंने किया है तो क्या ये काम मुझे मेरे मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है या उसके विपरीत किसी और दिशा में लेके जा रहा है। और अपने आप वहाँ से मुझे आइडिया मिलता था, रास्ता मिलता था, क्योंकि इंसान अपने आप को धोखा नहीं दे सकता है। उसको बराबर मालूम रहता है कि उसने क्या किया है और उसे क्या करना चाहिए था। तो अगर मेरा दिन अच्छा नहीं बीता तो मैंने अगले दिन को अच्छा कैसे बिताना है इसके लिए कोशिश करना है। ख़ासतौर से मैं उन युवाओं को कहना चाहूँगा जिनको कि बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई, जो गाँव से हैं, छोटे शहरों से हैं, मिडिल लेवल के टाउन से हैं, जहाँ जिनकी अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी शिक्षा नहीं हुई। तो ऐसा कोई चीज़ लाइफ में लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ आदमी हूँ, मैंने 10th का बोर्ड उर्दू मीडियम में लिखा है। उसके बाद मैं साइंस कॉलेज पटना में जाके मैंने अंग्रेज़ी पढ़नी शुरू की, जिसको आप प्रोफेशनल इंग्लिश कहते हैं, और मुझे आज अंग्रेज़ी में बातचीत करने में, दुनिया के किसी भाग में जाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि सीखने की जो क्षमता है ना वो हर वक्त बनी रहती है। इंसान को स्टूडेंट होना चाहिए। ज़्यादातर यूथ जो नाकाम हो जाते हैं, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, वो कभी आत्म परीक्षण नहीं करते। हम अपनी गलतियों के लिए दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हम अपनी गलतियों के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार होते हैं। वो निर्णय मैंने लिया होता है, मैं अपना दिन कैसे काटूंगा, मैं अपना वक्त कैसे बिताऊंगा, मैं कौन सी किताब पढ़ूंगा, मैं किसके संपर्क में रहूंगा, मैं कौन सी संगत इख्तियार करूंगा, ये मेरा खुद का निर्णय होता है। ये निर्णय कोई मेरे ऊपर थोपता या लादता नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन है तो उसमें मुझे ये देखना चाहिए कि मेरे निर्णय में कहाँ गलती रह गई, कहाँ कमी रह गई, और मुझे उसको कैसे दूर करना है। तो मैं समझता हूँ कि गिरेंगे, लाइफ तो इसी के बारे में है। ज़िंदगी किसी की भी स्मूथ नहीं होती है। बड़े से बड़े घर का आदमी हो, उसकी भी लाइफ स्मूथ नहीं होती है। ट्रायल एंड एरर, गिरना, उठना, कमर कसना और फिर आगे चलते रहना, यही ज़िंदगी है, और इसी से ज़िंदगी एक्चुअली डिफ़ाइन होती है। जब हम अपने आप को ढूंढते हैं, अपनी तलाश में निकलते हैं, तो तब जब हम गलती करेंगे या हमको तकलीफ़ होगी या हम नाकाम होंगे तो हमको पता चलेगा कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी क्या थी और वो कैपेबिलिटी हमारी बाहर कैसे आएगी। तो हम अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को बहुत बेहतर ढंग से समझें। मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या हैं, मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और मुझे थ्रेट क्या है, और इसके कंटेक्स्ट में मैं अपने लिए बेहतर कौन सा रास्ता ढूंढता हूँ। मुझे अपनी कैपेबिलिटी का एहसास होना चाहिए। मुझे वो गोल अपने लिए सीख करना चाहिए जो मेरे उस कैपेबिलिटी के रेंज में हूँ। मैंने आपको कहा है कि अगर आप ठीक ठाक इंटेलिजेंट, एवरेज इंटेलिजेंस हैं और कड़ी मेहनत कर सकते हैं तो ज़िंदगी का कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं है। ज़िंदगी में नाकाम हर आदमी होगा, ये नेचर का लॉ है। लेकिन उस नाकामी से आप क्या करते हैं? आप सीखते हैं कि आप हताश हो जाते हैं। ये निर्णय, ये फैसला आपके हाथ में है। मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा कि कभी भी नाकामी से हताश मत होना, उससे सीखना, अगली बार क्या गलती नहीं करनी है वो समझना और आगे जाना। वो समझना और आगे जाना, अगली बार क्या गलती नहीं करनी है। अच्छा ये बताइए, आपका तीसरा आंख इस देश का सबसे कॉम्प्लिकेटेड
रेलवे जो महानगर में है, कोस्टल है ये यहाँ पे, उसके अलावा जो है आइलैंड है मुंबई, उसको किस प्रकार से सेफ एंड सिक्योर करता है? पहले ये समझ लीजिए कि मेरे चैलेंजेस क्या क्या हैं। हमारा जो नेटवर्क है, जो मेरे जुरिस्डिक्शन में, यहाँ से गुजरात बॉर्डर तक है, यहाँ से कसारा तक है, यहाँ से लोनावाला के पास तक है, इधर पनवेल तक है। ये एरिया वो है जिसमें रोज़ 70 से 80 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। मतलब एक शहर है 70 से 80 लाख लोगों का जो यहाँ रेलवे में ट्रैवल कर रहा है। इसमें 26 बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं, 26/11 का टेररिस्ट अटैक हो चुका है। तो मेरे पास टेरर, मेरे पास पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट, मेरे पास क्राइम मैनेजमेंट, इसकी बहुत बड़ी चैलेंज है। क्योंकि जब एक छोटे से स्पेस में सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग आएंगे तो क्रिमिनल के लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरी प्रॉब्लम मेरी क्या है कि मेरे यहाँ हर चीज़ मोबाइल है। मतलब आप अभी ट्रेन पे बैठे, जब तक आपको पता चलेगा कि आपका मोबाइल चोरी हो गया है, आपका लैपटॉप चोरी हो गया, आपका सामान चोरी हो गया है, तब तक आप 2-4-10 किलोमीटर आगे जा चुके होंगे। हो सकता है कि जो क्रिमिनल हो वो वहीं उतर गया हो, वो दूसरी ट्रेन पकड़ कर और 20 किलोमीटर आगे जा चुका हो। तो मेरे चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है। इंटर स्टेट चैलेंज है मेरा। अभी यहाँ से निकलेगा गुजरात चला जाएगा, यहाँ से निकलेगा गोवा चला जाएगा। तो हमारा सब चीज़ मोबाइल है। तो उस वजह से मेरे चैलेंजेस ये हैं कि मैं इस नेटवर्क में लोगों को उस लेवल की सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करूं कि जिससे वो घर से जब निकलें सुबह तो उनके जहन में कभी ये ख्याल नहीं हो कि मैं सेफ़ ट्रैवल कर सकूंगा क्या, मैं सेफ़ घर वापस आ सकूंगा क्या। और याद रखिए मेरे पास क्या कम्यूटर बेस है, 70 से 80 लाख। सो एक चैलेंज है और ये चैलेंज हम लोग प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। हम एक्सेस कंट्रोल करते हैं, हम चेकिंग करते हैं, फ्रिस्किंग करते हैं, सरप्राइज एलिमेंट बहुत सारा हमारे पास होता है, हम एंटी टेरर ड्रिल करते हैं, हम क्रिमिनल पे ध्यान रखते हैं। हमने पूरा नेटवर्क जो है वो CCTV सर्विलेंस में लाया हुआ है। हमारे पास एक बड़ा क्राइम ब्रांच है, क्रिमिनल का डेटा है। और हम इंटर स्टेट के जो क्रिमिनल हैं उनके पकड़ने के लिए जो अलग अलग स्टेट की पुलिस यंत्रणा है उसके साथ हम कोऑर्डिनेशन रखते हैं। वुमेन के सेफ्टी की बहुत मेजर इशू है मेरे पास, क्योंकि 1/3 से ज़्यादा कम्यूटर जो है वो वुमेन है और लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल उनका होता है। उसके अलावा क्या होता है कि बहुत कम स्पेस में बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनमें उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, उसके रिलेटेड क्राइम का इशू होता है, उससे रिलेटेड पर्सनल डिग्निटी का इशू आता है। अभी कोरोना में हमारा और डिफरेंट इशू था कि कोरोना के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। बाहर के स्टेट से जो लोग आ रहे हैं वो हम उनको कैसे स्क्रीन करें कि उनके पॉजिटिव हैं कि नहीं है। अभी इवैक्यूएशन जब करना पड़ा हम लोगों को, जब लॉकडाउन हो गया, हमने फर्स्ट स्टेज में 14.5 लाख और सेकंड में 54 लाख लोगों को घर भेजा यहाँ से। आप समझिए कि 54 लाख लोगों को घर भेजना ट्रेन से ये कितना बड़ा टास्क है। तो उस टास्क को कोऑर्डिनेट करने में बहुत सारी एजेंसीज़ का रोल होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पीक आवर में हमारा CST या चर्च गेट में अराइवल रेट है 1500 पर्सन पर मिनट। अगर 10 मिनट के लिए मैं ट्रैफिक ब्लॉक कर दूं तो 15,000 आदमी मुझे रोड पे मिलेंगे। आप समझिए ना कि साउथ मुंबई में 15,000 आदमी रोड पे खड़े हो गए तो सारा रोड ट्रैफिक भी जाम हो जाएगा और फिर ना आप ऑफिस पहुंच पाइएगा, ना घर पहुंच पाइएगा, ना मीटिंग में जा पाइएगा। और ये मीडिया का सेंटर है, ये इंडिया के फिनांस का सेंटर है, ये यहाँ के पॉलिटिकल पावर का एक बहुत बड़ा सेंटर है। फॉरेन डिग्निटरीज़ के विज़िट होते रहते हैं मुंबई में। ये वो शहर है जिसको ग्लोबली हर आदमी देखता है। तो इस शहर को मुझे पीसफुल रखना है, इस शहर में लोगों की जो मूवमेंट उसको फ्री रखनी है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको बनाए रखना है और उनके लाइफ, प्रॉपर्टी और डिग्निटी को कोई थ्रेट या चैलेंज होने नहीं देना है, विच इटसेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज। एंड आई थिंक कि हम फॉर्चुनेट है कि मुझे यह चांस मिला कि मैं सर्व कर सकूँ लोगों को यहाँ पर। कि जैसे ये यूनिफॉर्म है, अब एक पीरियड के लिए आपने यूनिफॉर्म डाली है, ये उतर जाने वाली है, आप रिटायर हो जाओगे। इस महीने में अभी एंड हो रहा है, हमारे 2 DG रिटायर हो रहे हैं। तो इसमें जो आपको संधि है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो सर्विस की संधि है, लोगों को कुछ देने की संधि है। मैंने सोसाइटी से इतना कुछ लिया हुआ है, आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ। ये सिर्फ मेरा किया हुआ नहीं है, इसमें सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो क्या मैं अपने जीते जी अपने जैसे 100, 200, 500, 1000 लोग क्रिएट कर पा रहा हूँ जो शायद मेरे से भी आगे जाएँ? जब तक मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं समझता कि लाइफ सक्सेसफुल होगी। तो मैं समाज को क्या वापस दे पा रहा हूँ, ये एक मेरे सामने हमेशा एक बहुत बड़ा गोल है। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे क्या मिला वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या छोड़ के जाता हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। और जो छोड़ के जाता हूँ वो हमेशा जो मिला उससे बेटर होना चाहिए। आप अनेकों मुशायरा कार्यक्रम में भी जाते हैं, अनेकों शेर भी लिखते हैं, 1-2 इस देश के युवाओं के लिए सुना दीजिए सर। मेरा एक शेर है, एक गज़ल का 2 शेर में सुनाता हूँ, शायद वो मेरे लाइफ का गोल भी वही है कि इस तरह है कि
छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, दश्ते जां में कहीं रोशनी तो रहे। दश्ते जां जो जान का जंगल है, आपके अंदर जो जंगल है जिसमें अंधेरा है, उसमें कुछ रोशनी होनी चाहिए। दश्ते जां में कहीं रोशनी तो रहे, यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, माना इच्छाओं का दौर है, ग्रीड का दौर है, यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। आदमी कम से कम आदमी तो रहे। एक राष्ट्र किसी के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट होता है और राष्ट्र किसी के लिए क्या होता है, ये आपके द्वारा हम लोग सुनना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी जो आइडेंटिटी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जिस मिट्टी में आप पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं, जो कि आपके शरीर में खून बन करके और गोश्त और हड्डी बन के इवॉल्व होता है, वो मिट्टी का बहुत बड़ा कर्ज होता है इंसान पे। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं इस देश में पैदा हुआ और यहाँ के समाज में मैं पला बड़ा। मैंने देश के बाहर भी बहुत सारा सफ़र किया है, बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात रही है। इस मिट्टी में कुछ तो है जो अपने आप तरफ खींचती रहती है, और मैं समझता हूँ कि इस मिट्टी में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है सहिष्णुता, यह है एकोमोडेशन। यह है कि रंग बिरंग के फूल यहाँ पे, रंग बिरंग की भाषाएं, रंग बिरंग के कल्चर होने के बावजूद हम एक आइडेंटिटी रखते हैं इंडियन की। तो इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं, जिसमें कंपोजिट जो है ना वो नेचर है। जैसे कि एक आप गुलदस्ता बनाते हैं, एक ही रंग का फूलों को तो शायद उतना खूबसूरत नहीं होगा, जब रंग बिरंगे फूल आप उसमें डालते हैं तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। रंग एक फुलवारी में जाइए, अलग अलग गार्डन में अलग अलग स्पेसेस हैं फ्लावर के, फ्रूट के, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देश ऐसा देश है जिसने हमें सींचा है, जिसका कर्ज़ है हम सब पर, और मैं समझता हूँ कि उस कर्ज़ को अगर आप उतारने की कोशिश करें तो शायद एक ही रास्ता है कि आपको जो कुछ मिला उससे ज़्यादा आप छोड़ के जाएं। आपको जो कुछ मिला उससे ज़्यादा आपको छोड़ के जाना होगा। और ये एक देश है, अगर एक रंग का सिर्फ फूल होता तो शायद उतना खूबसूरत देश नहीं होता। और भारत की खूबसूरती का कारण है कि इसमें रंग बिरंगा फूल है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? सर के बारे में क्या सोचते हैं? इंडियन रेलवे के बारे में क्या सोचते हैं? एक आईपीएस को किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आखिरी में सर के लिए जय हिंद।